अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर। अ, हम लोगों ने देखा है सेल्सियस, ठीक है, फिर फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इनके साथ जुड़ा हुआ एक नंबर। जैसे सेल्सियस के साथ 100, फ़ारेनहाइट के साथ हमने 180 देखा था अभी इन दोनों में जब रिलेशन किया था इस्टेब्लिश। केल्विन के साथ हम देख रहे हैं 273 एक नंबर जुड़ रहा है, और र्यूमर के साथ हमने 80 देखा था। तो इससे हमारा एक काम बहुत आसान हो जाता है। जब हम इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करना चाहेंगे तब तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ देता है कि फ़ारेनहाइट में आपको दे देगा और पूछ देगा कि इसका सेल्सियस में वैल्यू कितना होगा। फ़ारेनहाइट में बोल देगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस में कितना वैल्यू होगा। तो इक्वेशन जब ये आपको याद रहेगा तो आप इनके चाहे सी के बीच और एफ के बीच निकालना हो वो भी निकाल देंगे, और आर और एफ के बीच में निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। तो सी के साथ क्या होगा, तो सी बाय 100 इज इक्वल टू आर बाय 80 इज इक्वल टू एफ बाय 180। लेकिन एफ यहाँ अकेला नहीं होगा, इसमें एक चीज़ और जोड़ दो आप, 32 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाय के भी 100 के नीचे आता है, तो 200 यहाँ पर। तो आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से। और आइंदा से अगर मान लो आपसे कभी पूछ दिया किसी का भी रिलेशन, मान लो सी और एफ़ के बीच में पूछ दिया रिलेशन, आप बताइए, सी का वैल्यू दे दिया और कहा कि एफ़ का वैल्यू निकालिए, तो आप इन दोनों को भूल जाइए, इन दोनों का फॉर्मूला को मत याद रखिए, इन दोनों को यूज़ करके इक्वेट करके आपस में निकाल लीजिए। इट इज़ दैट सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है एक टर्म, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो अभी तक जो हमने देखा था ये वर्ड एक स्पेसिफिक जुड़ जा रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक बात वही है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो भी है ये तो सेम है, बट स्पेसिफिक वर्ड जुड़ने से क्या हो जाता है। अभी प्रीवियसली हमने देखा था कि हम एक पानी को बॉईल कर रहे हैं या फिर एक आइस ब्लॉक को हीट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है इसका वज़न 5 kg हो, 15 kg हो, 9 kg हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी पानी का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है या फिर 2.5 लीटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक यूनिट लेवल पे, अगर 1 ग्राम लेवल पे हमने कैलकुलेट करना है तब क्या होता है, उस केस में ये स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ आता है और स्पेसिफिक को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या कहा जाता है, 1 कैलोरी, ये जो है 1 कैलोरी इज़ द हीट, ये एक हीट का है। तो 1 कैलोरी इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 ग्राम, ठीक है। अगर 1 ग्राम बढ़ाना है, किसी भी चीज़ का जिसका क्वांटिटी 1 ग्राम है उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 1 कैलोरी का वैल्यू वो होता है, उतना हीट चाहिए हमें। और पानी के केस में जैसे हम लेते हैं, तो पानी का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री, 1 ग्राम पानी लिया है हमने, ये 1 ग्राम पानी है, और इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसके लिए जो एनर्जी लगा वो होता है 1 कैलोरी। अच्छा, ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है इसको याद रखना हमेशा, ये 14.5 से 15.5 बढ़ेगा। हमने 14.5 को ही बेस टेम्परेचर ऑफ वाटर लेकर चला है, बिकॉज ये एक एवरेज माना गया है कि इतना पानी का टेम्परेचर होता है। तो इस चीज़ को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। इसके अलावा अब जैसे बर्फ़ की बात करें, तो 1 ग्राम का बर्फ़ है, उसको जो हीट प्रोवाइड किया गया, जो हीट मिला उसको, उसका टेम्परेचर को चेंज करने में, तो कितना टेम्परेचर उसको कैलोरी कहा गया। तो कितना कैलोरी लगता है एक आइस को पानी में मेल्ट करने, 1 ग्राम ऑफ आइस को अगर पानी में मेल्ट करना है तो कितना कैलोरी ऑफ हीट चाहिए, तो इसका आंसर है 80 कैलोरी, ठीक है। उसी तरह से अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसको अगर आपको हीट करना है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है, तो उसको करने के लिए आपको कितना हीट चाहिए, तो आपको चाहिए 440 कैलोरी का हीट, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन, हम लोग पहले इसका यूनिट समझ लेते हैं आखिर कि इनके यूनिट्स क्या क्या है। तो देखो जब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसका होता है जूल पर केजी, ठीक है। और जो अदर यूनिट होता है वो होता है कैलोरी पर ग्राम। कुछ नहीं है, बस ये जूल है यहाँ पर, यहाँ कैलोरी है, केजी है, उसका एक छोटा यूनिट ग्राम है। उसी तरह स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर देखें, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है सेम चीज़ है, इसका भी वही होगा, जूल पर केजी ही होगा, और इसका जो होगा जूल कैलोरी पर ग्राम होगा,
ठीक है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये जो जूल है और ये कैलोरी है, इनके बीच का क्या रिलेशन, चूँकि ये दोनों तो हीट के बारे में है, कैलोरी और हीट, कैलोरी और जूल जो है, तो कितना कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। ठीक है, तो याद रखना एक क्या कहते हैं, अगर इनके बीच में रिलेशन करें तो जो एक कैलोरी होता है वो होता है 4.2 जूल के बराबर। यानी अभी जैसे हमने कहा कि पानी का 540 जूल पर, सॉरी कैलोरी, पानी का जैसे 540 कैलोरी पर ग्राम हमने कैलकुलेट किया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको अगर अब हम चेंज करें जूल में, तो इस कैलोरी के जगह पे एक कैलोरी का वैल्यू 4.2 है, तो इस 4.2 को हम यहाँ पर डाल देंगे, यानी 540 इंटू 4.2, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ 2280, सॉरी 68, 2268 जूल पर ग्राम करके हमारा वैल्यू आ जाएगा, अगर जूल में अगर आंसर आएगा। तो आपके लिए 540 इम्पॉर्टेंट है, 80 इम्पॉर्टेंट है और 2268 इम्पॉर्टेंट है। तीनों किसके किस लिए है, 80 किसके लिए था, तो ये आइस के लिए था, फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 540 किस लिए था, तो ये वाटर के लिए था। और यही चीज़ ये सेम 2268 भी वाटर के लिए है, लेकिन ये जूल में है और ये बाकी कैलोरीज पर ग्राम में है। ओके, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, आई मीन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट सिर्फ अगर कहें तो क्या होगा, तो स्पेसिफिक हीट की अगर सिर्फ बात करें तो ऐसा यूनिट होगा स्पेसिफिक हीट का जूल पर केजी केल्विन, और अदर यूनिट अगर बात करें तो होगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी इतना हीट चाहिए पर डिग्री सेल्सियस चेंज लाने के लिए, पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो हीट का जो हो गया ये होगा जूल पर केजी पर केल्विन और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो स्पेसिफिक हीट का एक एग्जांपल जान लो, इसका यूज़ क्यों कहाँ होता है। तो जो वाटर बैग्स है, जो हॉट वाटर बैग्स जो है अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग पानी इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट का जो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, अगर तुमसे पूछ ले एग्जाम में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, आइस तो ठंडा होता है, इसका स्पेसिफिक हीट कितना होता है, लेकिन होता है इसका होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को अगर समझना है ना, तो आसान भाषा में ऐसे समझो, देखो यहाँ पर है 4 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, मानते हैं चलो 10 डिग्री सेल्सियस है। पानी के साथ क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पर तो बर्फ़ रहता है, ठीक है, तो 0 डिग्री से जब 4 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो आइडियली यानी एक तरह से गर्म हो रहा है, तो इसका क्या होता है, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करता है और डेंसिटी जो है इंक्रीज़ करता है जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और जब 4 डिग्री के बियॉन्ड चले जाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करने लगता है और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, यानी जब अगर हम लौट रहे होंगे उल्टा, जब इस तरफ से अगर टेम्परेचर हो रहा होगा 10 डिग्री से 4 डिग्री तक जब आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करने लगता है। और सिमिलरली जब 4 डिग्री से 0 डिग्री आते हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो 4 डिग्री का जो ये फंडा है ना, ये 4 डिग्री जो है ना, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4 डिग्री इज़ द प्लेस जब वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम उस समय लीस्ट होता है और जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री एट 4 डिग्री अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में कि वाटर का वॉल्यूम लीस्ट कब होता है मैक्सिमम कब होता है, तो 4 डिग्री पे होता है। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो ये डिक्रीज़ करके, ये यहाँ से डिक्रीज़ करके इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, नाउ अब इसका दो एग्जांपल भी जान लो, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का दो एग्जांपल क्या हो सकता है। एक तो देखो जब एक्सट्रीम सर्दी होती है, जब कहीं माइनस में सर्दी होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं
वो फट जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो वाटर कंटेंट होता है उसके कारण ये फट जाते हैं। दूसरा एक और होता है, कई बार लेक्स वगैरह में आप देखते हो कि ऊपर तो आपको बर्फ़ मिल जाता है, लेकिन अंदर जो है टेम्परेचर 4 डिग्री के अराउंड ही रहता है, तो इसके कारण से नीचे पानी रहता है, जिसके कारण जो एक्वाटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाती है। तो ये फंडा है। नाउ अगर देखा जाए एक और चीज़, तो आखिर जब मेल्टिंग होता है, ठीक है, तो मेल्टिंग होता है तो फिर उस समय क्या होता है, कितना वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, जब कोई भी बर्फ़ मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ करता है। तो देखो इसका डिक्रीज़ होता है 10%। तो इससे ना 10%, तो इससे ना तुमको एक बहुत एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एक कंटेनर बता देगा, उसके अंदर कह देगा पानी है, और इस पानी में ही तुम्हारा एक बर्फ़ है और बर्फ़ इसमें डूबा हुआ है। तो एक बात जान लो, जब पानी में जब बर्फ़ डूबता है ना, तो जो 1/10 पार्ट है वो हमेशा ऊपर रहता है और 9/10 पार्ट डूबा रहता है। ठीक है, टाइटेनिक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो 1/10 पार्ट जो है ये ऊपर रहता है और 9/10 पार्ट डूबा रहता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। नाउ अब क्या होता है, पूछता है कि अगर फ्लोटिंग आइस जो है ये अगर ये पिघल जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, ये बढ़ेगा घटेगा, पानी का जो ये ओवरऑल ये वॉल्यूम है ये इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा इस लेवल से। तो देखो इसका जवाब है सेम रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसा कि मैंने बताया 10% वॉल्यूम घटता है, ये 10% ऊपर ही है। ठीक है, तो जब ये पिघल ही जाएगा तो ये 10% जो बच रहा है ये भी घट ही जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो जितना है ये तो उतना का उतना ही रहेगा ना। ये 10% एक तरह से गायब हो जा रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एक तरह से। तो ये एडजस्ट हो जा रहा है इसी वॉल्यूम में, जो इतना वॉल्यूम है इसी में एडजस्ट कर जा रहा है, इस कारण से इट विल रिमेन सेम। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना, जब भी पूछा जाए कि फ्लोटिंग आइस अगर जो है वो मेल्ट कर रहा है तब क्या होगा पानी का लेवल, तो इट विल रिमेन सेम। अच्छा, अगर ये पूछ ले, मान लो ये जैसे बर्फ़ था, ठीक है, अब ये बर्फ़ जो है ये तो चलो जो 1/10 जो ऊपर था ये इस वॉल्यूम का, इस पूरे पानी के वॉल्यूम का हिस्सा तो था नहीं। ठीक है, तो ये गायब हो जाता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मान लो इसके ऊपर हम कोई वज़न रख दें, हाथ से दबा दें या कैसे भी कुछ वज़न रख दें और इस वाले पार्ट को गायब ही कर दें बिल्कुल, मतलब इस वाले पार्ट को ही यहाँ से हटा के ये पानी के अंदर बिल्कुल बराबर से डाल दें कि चलो पानी के अंदर ये सबमर्ज हो गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तो देखो ये जो पार्ट जो 10% वॉल्यूम जो पार्ट था जो ऊपर था उस समय, अब तो वो अब ये सिस्टम का ही पार्ट हो गया वो। ठीक है, अब तो इस सिस्टम का ही, इस वॉल्यूम का ही पार्ट हो गया। लेकिन जैसा हम जानते हैं 10% हमें हमेशा डिक्लाइन करता है। तो एग्ज़ाम में पूछ देता है कि अगर इसको हम लोग प्रेशर डाल के या किसी चीज़ से दबा के पानी के अंदर डाल दें, तो उस केस में जब ये मेल्ट करेगा तो वाटर लेवल क्या होगा, आपको तो लगेगा कि चलो तो वाटर लेवल राइज होगा, लेकिन जो 10% है जो डिक्लाइन करता है हमेशा, इस वजह से वाटर लेवल जो है, सॉरी जो वॉल्यूम है बेसिकली, वो नीचे आ जाएगा, वो डिक्लाइन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को याद रखना कि अगर सबमर्ज कर दिया जाए आइस को पानी के अंदर और वो मेल्ट हो जाए तो वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। सेम कि अगर मान लो इसके ऊपर कहीं से कोई फनल डाल करके उसके ऊपर आइस रख दे और कह दे कि पानी के अंदर, इसके अंदर पानी गिरेगा, तो इस केस में क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बहुत ही लॉजिकल है कि ऑफ कोर्स पानी का लेवल बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, अगर ऐसा कुछ पूछ देता है तो। एक दो चीज़ और जान लो कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक रिलेशन होता है, तो उसके कारण जो मैटर है, मैटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो अगर कोई गैस है, उसको अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है, तो उस केस में क्या होगा, गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव कराने के लिए, तो उस केस में जो होगा टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा और प्रेशर जो होगा कम होगा, तब जाके कोई नॉर्मल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, एक आइडियल कंडीशन जिसमें कोई भी गैस अगर लिक्विड में चेंज होता है, ये तो उससे पहले वाला तो आपका गैस आइडियल गैस में हो रहा था, पर अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है गैस, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर का बढ़ेगा घटेगा क्या। तो जब गैस आपका लिक्विड में चेंज होगा, तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो होगा लो और प्रेशर जो है वो होगा हाई। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स में देखते हैं, उसके अंदर हालांकि वो तो लिक्विड का है, सॉरी इज अ रॉन्ग एग्जांपल, ये लिक्विड टू गैस होता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। अच्छा, नेक्स्ट इज आइडियल कंडीशन फॉर चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना उस केस में, तो ऑफकोर्स हम समझ रहे हैं बर्फ़ का एग्जांपल, टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा।
अब एक दो टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहला जब कन्वर्जन्स होता है तो लिक्विड अगर गैस में हो रहा है, लिक्विड अगर गैस में हो रहा है उसको क्या कहते हैं, गैस अगर लिक्विड में हो रहा है उसको क्या कहते हैं। फिर सॉलिड अगर गैस में हो रहा है उसको क्या कहेंगे, और अगर गैस सॉलिड में होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो पहला केस में जैसे लिक्विड अगर गैस में हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसको हम लोग कहेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। उसी तरह गैस अगर लिक्विड में हो रहा है तो उसको हम जानते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। फिर सॉलिड अगर गैस में हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। एंड जब गैस सॉलिड में हो रहा है, अब ये है, इसको कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है, रिवर्स सब्लिमेशन। इसके अलावा इसको डीसब्लिमेशन भी कहते हैं, डीसब्लिमेशन। और क्या कहते हैं इसको, एक कहते हैं इसको और फ्रॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ कहते हैं इसको, वो कहते हैं डिपोजिशन। तो ये याद रख लेना, इनमें से कोई भी टर्म एग्ज़ाम में ऑप्शंस में दे करके कंफ्यूज कर सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों में तो एक ही चीज़ हो रहा है कि नहीं। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में जो लिक्विड है वो गैस में जा रहा है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में। तो देखो वेपराइजेशन जो होता है एक फ़िक्स टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा 100 डिग्री पानी का तब तक वेपराइजेशन नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, चाहे बाहर 30 डिग्री हो या फिर 40 डिग्री हो, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो जाता है। तो एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा, वेपराइजेशन जो है वो पूरे पानी का होता है, ठीक है, ये जो पूरा पानी है उसका होगा। लेकिन इवेपोरेशन जो होगा वो सिर्फ सतही पानी का होगा, जो ऊपर ऊपर पानी है उसका होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको एक सुपरफिशियल फिनोमिनन भी कहते हैं। तीसरा जो है, ये जो वेपराइजेशन है ये एक फास्ट प्रोसेस है, ऑफ कोर्स जितना हीट दोगे उतना तेज़ होगा। और इवेपोरेशन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो इवेपोरेशन के अंतर्गत आपको समझनी चाहिए, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। दूसरा, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा दो तब भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे ज़मीन पे अगर पानी इतना गिरा हुआ है तो देर से वो इवेपोरेट होगा, पर इसी पानी को आप फैला दो हाथ से या कपड़े से कैसे भी, तो ये तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया के कारण भी रेट ऑफ इवेपोरेशन पे असर पड़ता है। स्पीड ऑफ एयर, अगर हवा चला दो तो उस कारण से भी, अगर ज़्यादा तेज़ हवा चला दो तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी है, मौसम में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है तब इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो कम होगा। अगली एक और चीज़ समझ लो कि इवेपोरेशन से होती है कूलिंग, ठीक है, इवेपोरेशन के कारण होती है कूलिंग। इसलिए जब भी मान लो हमें पसीना आ रहा होता है और हम पंखा चला देते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर से पसीना इवेपोरेट होता है और हमें लगती है कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत प्रेम से पूछा जाता है, व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।